हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टानीट। और आज हम शुरू करेंगे टेंशन फोर्स के बारे में। टेंशन फोर्स और इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस और टेंशन फोर्स के कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कंकरेंट फोर्स का भी एक एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है, उसे भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेंशन फोर्स से। तो देखिए यहाँ पर टेंशन फोर्स क्या है। What do you mean by the term the tension force? Whenever you take a string, suppose let us consider a string which is in the normal state, it is now in the slack condition। ठीक है, दोनों तरफ से कुछ भी फोर्स इसके ऊपर नहीं है, तो इस स्लैक कंडीशन में है। इसमें क्या होगा कि टेंशन हो जाएगा इसमें जीरो, देयर विल बी नो टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है। Now what happens is if I apply a force from this direction and from this direction, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई होगा, या फिर एक एंड को अगर हम फिक्स कर देंगे एक वॉल से और दूसरे एंड से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक एंड जो है ये हमारा इस यहाँ पर फिक्स्ड किया गया है और दूसरे एंड से यहाँ पर एक मास रखा गया है इसमें। ठीक है, तो ये जो मास रखा गया है ये टेंशन क्रिएट करे, वायर में टाउट क्रिएट किया, इस स्ट्रिंग में टाउट हो गया, तो ये यहाँ पर टेंशन फोर्स आ गया। ठीक है, तो टेंशन का मतलब क्या हम यहाँ से समझ सकते हैं। टेंशन इज सिंपली ए फोर्स, इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स विच जनरली एक्ट्स ऑन द स्ट्रिंग्स। ठीक है, व्हेन द स्ट्रिंग्स आर इन द टाउट कंडीशन, इन दैट केस देयर विल बी टेंशन। ठीक है, यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दोनों बच्चे एक ही रस्सी को दोनों डिफरेंट एंड से खींच रहे हैं, तो उनके बीच में वो टेंशन क्रिएट हो रहा है रस्सी में। ठीक है, तो ये हो गया टेंशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जबकि स्ट्रिंग टाउट कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा, व्हेनेवर द स्ट्रिंग इज इन टाउट कंडीशन फ्रॉम बोथ द एंड्स देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, देन इन दैट स्ट्रिंग देयर विल बी टेंशन, में टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, इस वायर जो हो गया या फिर स्ट्रिंग हो गया, इसका टेंशन को यूज करके हम कुछ यूजफुल वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मास को ऊपर खींचना होगा, पुल करना होगा, या फिर बहुत सारे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में यूज होता है, या फिर रेलवे ट्रैक्स में यूज होता है। ये सभी टेंशन की एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो देखिए ये हो गया टेंशन, जो कि है सिंपली आप इतना याद रखिए, टेंशन मतलब जो स्ट्रिंग में फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द टेंशन, टेंशन फोर्स। तो फिर इसका एसआई यूनिट क्या होगा। यस, एसआई यूनिट इसका होगा हमारा न्यूटन, क्योंकि टेंशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स ओनली। तो एसआई यूनिट और फोर्स का न्यूटन है, इसीलिए टेंशन का भी एसआई यूनिट होगा न्यूटन। नाउ अभी देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ये अच्छे से हमें समझना होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। देखिए टेंशन का डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। जितने भी हमने वेक्टर पढ़े, फोर्स पढ़े, तो सभी में डायरेक्शन एक तरफ हमने पढ़ा था, लेकिन टेंशन का डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ये देखिए अच्छे से, टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा। सपोज यू सी, दो स्टूडेंट्स हैं या फिर दो पर्सन है, दे आर होल्डिंग ए string between them, they are trying or they are applying certain amount of force towards them to pull the string, so that means there is a tension in this string, tension create हो गया इसमें। ठीक है, ये दोनों इस स्ट्रिंग को अपनी ओर खींच रहे हैं, जो एग्जांपल हमने पहले देखा था। तो लेट दिस बी स्टूडेंट ए एंड लेट दिस बी द स्टूडेंट बी। then for the student A, you see, what will be the direction of force must be experienced in the hands of student A। student A के hand में direction of force क्या रहेगा, that will be towards B रहेगा। ठीक है, तो that इसका मतलब हो गया A, tension at A will be along the direction of B। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट बी के हाथ के ऊपर, स्टूडेंट बी का हैंड, वो किस तरफ फोर्स फील करेगा, वो स्टूडेंट ए की तरफ। तो यहाँ पर टेंशन बी के ऊपर जो फोर्स है, द फोर्स विल बी, द टेंशन फोर्स विल बी टुवर्ड्स बी, सॉरी टुवर्ड्स ए, दिस इज नॉट बी, दिस इज टुवर्ड्स। ठीक है,
तो अभी देखिए इसमें हम क्या कंक्लूड करेंगे टेंशन के डायरेक्शन के बारे में। टेंशन का डायरेक्शन जिस पॉइंट से हम देखते हैं, उससे अवे डायरेक्शन में रहता है, ठीक है? अगर ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, देखिए ये स्ट्रिंग हो गया, तो ये हम इस राइट हैंड के पॉइंट से अगर देखेंगे तो दैट टेंशन विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट द टेंशन डायरेक्शन विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है? जिस पॉइंट से हम टेंशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उस पॉइंट से अलोंग द स्ट्रिंग इट विल बी इन द अवे डायरेक्शन में रहेगा। इतना ही हमें याद रखना है टेंशन का डायरेक्शन, ठीक है? टेंशन का डायरेक्शन हमें याद रखना होगा, क्योंकि ये आगे जाके हमारा न्यूमेरिकल जो कि है पुली रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे आएगा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में, वहां पर यूज होगा। एलिवेटर प्रॉब्लम में भी टेंशन का डायरेक्शन यूज होगा, ठीक है? ओके, अभी देखिए टेंशन का तो डायरेक्शन क्लियर हो गया। अभी हम देखेंगे टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन, मतलब टेंशन का वैल्यू या फिर उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए उसका फॉर्मूला डिफरेंट केस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला फिक्स है टेंशन का एक। देखिए यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा दिया है और स्ट्रिंग के नीचे एक मास अटैच किया गया है। मास का वैल्यू अगर m है, तो अभी आप मुझे बताइए कि मास का कितना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। यस, mg अमाउंट ऑफ वेट द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द due to the mass gravitational weight. So this same amount will be experienced by the tension in the string. तो यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा, इस केस में टेंशन हो जाएगा mg हो जाएगा। टेंशन का वैल्यू यहाँ पर हो गया mg, ठीक है? तो जितना फोर्स एक स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा है वही का टेंशन, ठीक है? अभी देखिए अभी एक स्ट्रिंग है यहाँ पर ऐसा है वर्टिकल वॉल में, और यहाँ पर हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। तो इसमें टेंशन कितना होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू भी 10 न्यूटन ही होगा, ठीक है? तो द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन, ठीक है? ये केस के ऊपर डिपेंड करता है। इस केस में ये जो ब्लॉक है वो फिक्स्ड था, रेस्ट में था, इसीलिए इसका वैल्यू t इक्वल टू एम जी हो गया। अगर वो मूव करता, ऊपर एक्सलेरेट करता या फिर नीचे एक्सलेरेट करता, देन द वैल्यू ऑफ टेंशन वुड हैव बीन डिफरेंट इन दैट केस, ठीक है? क्योंकि वहां पर फोर्स अलग आएगा, टेंशन स्ट्रिंग के ऊपर अलग फोर्स आएगा, उसको ऊपर मूव करने के लिए अलग फोर्स लगेगा। टी इक्वल टू एम जी फोर्स नहीं होगा। टी इक्वल टू एम जी फोर्स, तो जब रेस्ट में है तभी टी इक्वल टू एम जी है। तो इसका मतलब हो गया कि टेंशन जो है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से सिचुएशन में कितना टेंशन वो डिफरेंट रहेगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि टेंशन जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, वो भी टेंशन को डिटरमाइन करता है, ठीक है? तो आगे जाके हम एलिवेटर प्रॉब्लम्स करेंगे और पुली प्रॉब्लम करेंगे, वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टेंशन का वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना। बस आपको डायरेक्शन अच्छे से टेंशन का यूज करना आना चाहिए। डायरेक्शन तो बताया, टेंशन का डायरेक्शन इज सिंपली अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट अब देखेंगे एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन में अभी यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा, तो वो इक्वेशन में जाके आगे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करूंगा। ये बहुत ही अच्छे से देखिए आप। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक मास है जिसका सपोज मास है 5 kg, and I'm applying a force of 50 Newton on this, and again from the opposite I'm applying a force of 10 Newton. Then if I will ask you what will be the acceleration of the block, you can very easily say yes, the acceleration will be you have to find the net force divided by mass, ठीक है? तो एक्सेलरेशन आ गया, नेट फोर्स आ गया हमारा 50 माइनस 10 बाई मास इज 5, तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है?
8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अगर पूछा जाएगा तो जो फोर्स ज़्यादा है उसी डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स, यू सी 15 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग राइट साइड, तो उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये सभी चीज को अभी हम जनरलाइज करेंगे। देखिए जनरलाइज क्या है, देखिए यहाँ पर अभी सपोज एक मास है m, मास है m, और इसके ऊपर सपोज आई एम अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ F1, एंड इसके ऊपर और एक फोर्स आ गया F2, but in the question suppose it is given acceleration is a in the right side direction, then from this data you can conclude, that the acceleration here is, yes, acceleration is along F1 direction, so the F1 force will be greater than F2. So to find the F net क्या करना होगा हमें, F1 माइनस F2 करना होगा। एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एफ नेट डिवाइडेड बाई मास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन क्या है, देखिए ये जो एफ नेट का वैल्यू हमारा आ रहा है, एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और एफ नेट क्या होगा, एफ नेट हो जाएगा हमारा ग्रेटर फोर्स, ठीक है, एफ वन था हमारा ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। ये हो गया हमारा जनरल एक्सप्रेशन, एक जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग इक्वेशंस इन लॉज ऑफ मोशन। ये एक ट्रिक है, ये आपको याद रखिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। दिस ट्रिक और दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पुली प्रॉब्लम और एलिवेटर प्रॉब्लम। ये सभी सॉल्व करने में आपको बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर फोर्स याद क्या रखना है, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल टू एम ए। ग्रेटर फोर्स कौन सा है ना, ग्रेटर फोर्स जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होगा दैट डायरेक्शन विल बी द ग्रेटर फोर्स। बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वही हमारा ग्रेटर फोर्स होगा। ठीक है, हो गया, तो ये याद रखना है, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल टू एम ए। अभी हम नेक्स्ट एलिवेटर प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। एलिवेटर प्रॉब्लम में देखिए हमारा डिफरेंट केसेस हैं, जो कि है लिफ्ट है, एलिवेटर या फिर लिफ्ट जो हमें कहते हैं। उसके अंदर जब हम कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलरेट करते हैं या फिर डाउनवर्ड में एक्सलरेट करते हैं, तो तभी क्या होता है कि हमारा वेट जो है, एक्चुअल वेट चेंज हो जाता है। ठीक है, जब व्हेन वी आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन वी फील दैट आवर वेट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, सिमिलरली जब हमारा डाउनवर्ड में मूवमेंट हो रहा होगा तब वेट थोड़ा डिक्रीज जैसे हो रहा है वैसे हमें महसूस हो। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है डिफरेंट केसेस में, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूलाज लिख लिया है, अभी इसका प्रूफ करके देखेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट, रेस्ट मूवमेंट में कैसे हमारा वैल्यू ऑफ apparent weight and tension is going to be measured। ठीक है, so when we are moving in the upward direction में देखिए suppose this is the elevator and I am standing inside the elevator so I am applying a force of mg towards the gravity due to the gravity, and I am getting a reaction force of r, and now the elevator is moving in upward direction, ठीक है, with some acceleration a। नाउ आप खुद ही बताइए, देखिए रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इसमें कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा ना, रिएक्शन फोर्स विल बी ग्रेटर फोर्स हियर, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स
ठीक है, आर माइनस एम जी इक्वल टू हो गया हमारा एम इंटू ए। तो द रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो गया, या फिर रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्शन फोर्स का वैल्यू, मीन्स ये हो गया हमारा apparent weight of the body while moving upwards or while accelerating upward in an elevator। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन फोर्स। सेम वे में टेंशन का भी हम वैल्यू लिख सकते हैं, प्लेस ऑफ रिएक्शन फोर्स। यहाँ पर टेंशन हो जाएगा हमारा T इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। ठीक है, ये हो गया टेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, रिएक्शन फोर्स जो है वही तो टेंशन की तरह इसमें एक्ट करेगा, नेट फोर्स रहेगा, तो दैट विल क्रिएट द टेंशन T इक्वल टू एम इंटू जी प्लस है। यहाँ पर जो स्ट्रिंग रहेगा तो स्ट्रिंग में इतना टेंशन एक्ट करेगा, और अगर हम यहाँ पर एक वेइंग मशीन रखेंगे तो इसमें हमारा रिएक्शन फोर्स या फिर वेट आर इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखिए अपवर्ड मोशन का हो गया, फिर उसी तरह डाउनवर्ड मोशन का देखते हैं। डाउनवर्ड मोशन में देखिए यहाँ पर हो गया हमारा बॉडी एंड इट इज गोइंग टू मूव एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन ए। तभी वेट हो गया mg डाउनवर्ड एंड रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है और mg भी डाउनवर्ड, तो यहाँ पर ग्रेटर फोर्स हो जाएगा हमारा mg, और स्मॉलर फोर्स हो गया रिएक्शन फोर्स r इक्वल टू एम ए। तो इसे सॉल्व करने से रिएक्शन फोर्स का वैल्यू आ रहा है m इंटू जी माइनस ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एपरेंट वेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड टेंशन भी उसी तरह m इंटू जी माइनस ए होगा। तो यहाँ पर देखिए टेंशन में मैंने लिफ्ट का मास ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगर लिफ्ट का मास भी क्वेश्चन में इंक्लूडेड है तो आप लिफ्ट का मास भी में ऐड करके m प्लस एम लिख सकते हैं। लेकिन रिएक्शन फोर्स में लिफ्ट का मास का कुछ रोल नहीं है, ओनली टेंशन फोर्स में टेंशन फोर्स जब फाइंड आउट करते हैं उसी टाइम आपको ऐड करना है लिफ्ट का मास भी। ठीक है, अगर लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में है तो उस टाइम क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, ना बॉडी ऊपर मूव करेगा ना बॉडी नीचे, तो टेंशन सिंपली हो जाएगा mg। ठीक है, यहाँ पर m जो है वो बॉडी का मास है, और लिफ्ट का मास भी देने से उसमें ऐड करना है टोटल मास, और रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू वो भी mg हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा तीनों केस में। एलिवेटर में अगर हम अपवर्ड मूव करते हैं या फिर डाउनवर्ड मूव करते हैं या फिर रेस्ट में रहते हैं तो क्या क्या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। ठीक, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस मतलब एक पॉइंट के ऊपर अगर डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो तभी उसमें हमें कुछ फोर्स दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया होगा। तो जो जो फोर्स मिसिंग है वो फाइंड आउट करना होगा इस टाइप के प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इसका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये कंसेप्ट अभी समझेंगे, उसके बाद वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहले हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम मतलब सपोज एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। यस, आई एम नॉट सेइंग दैट कुछ भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, फोर्सेस मस्ट बी एक्टिंग, उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस मस्ट बी एक्टिंग, बट उसका नेट फोर्स जो है वो जीरो रहेगा। समेशन ऑफ नेट फोर्स, सभी फोर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तभी वो उसका जो नेट फोर्स है वो जीरो रहेगा। ठीक है, तभी हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट कंडीशन में, देन इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द रेस्ट कंडीशन। या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, देन इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द
यूनिफॉर्म मोशन, इट विल नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जो है जीरो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज यहाँ पर एक मास है, मास m है, और इसके ऊपर नाउ ए फोर्स इज एक्टिंग F1 and another force is acting F2. So how this body can be remain in equilibrium? Equilibrium में कैसे रह सकता है? when देखिए when F1 force will be equal to F2, ठीक है, F1 F2 को अगर equal हो गया then they both will cancel, that case it can remain in equilibrium. Now suppose you see F3 is acting here, ठीक है, F3 act कर रहा है और एक force आ गया F4, F4, तो अभी क्या होगा कंडीशन? अभी देखिए, अभी हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के साथ बैलेंस किए। अभी क्या करना होगा? वर्टिकल फोर्सेस को वर्टिकल फोर्सेस के साथ बैलेंस करना होगा। तो F3 मस्ट बी इक्वल टू F4, ये हो गया अभी कंडीशन इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ बैलेंस करेंगे। हॉरिजॉन्टली जो राइट और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट बैलेंस होगा, वर्टिकली डाउन और वर्टिकली अप ये दोनों भी बैलेंस होना चाहिए, देन द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी फोर्स हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल ही एक्ट करते हैं? नहीं, ऐसे भी कुछ फोर्स है जो कि इंक्लाइंड में एक्ट करते हैं। देखिए, अभी सपोज एक फोर्स आ गया यहाँ पर F5, which is suppose let the F5 is making an angle of 60 डिग्री with this। तो इसमें क्या करेंगे? F5 जो कि इंक्लाइंड फोर्स है, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करें। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए, ये F5 का आ गया दोनों कंपोनेंट। तो F5 का ये हो गया हमारा, ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल 60 रहेगा, दिस एंगल विल बी 60। ठीक है, तो ये हो गया F5 साइन 60 हो जाएगा, और ये वाला जो है वर्टिकली अपवर्ड, ये हो गया F5 कॉस 60। ठीक है, नाउ अभी देखिए टोटल राइट साइड फोर्स कितना है? टोटल राइट साइड फोर्स हो गया हमारा F1, F1 is acting right side plus F5 sin 60 is acting right side, that will be balanced by F2, क्योंकि F2 लेफ्ट साइड फोर्स है। नाउ अभी देखते हैं अपवर्ड फोर्स कितना है। अपवर्ड फोर्स हो गया F4 प्लस, और अपवर्ड फोर्स क्या है? F5 cos 60 हो गया अपवर्ड फोर्स, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय F3। ठीक है, ये हो गया अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमने देखे कि दो फोर्स हो गया, तीन फोर्स, चार फोर्स, पांच फोर्स, ऐसे डिफरेंट फोर्सेस होने से किस तरह इक्विलिब्रियम को बैलेंस किया जाता है। तो इसमें हमारा जो मेन कंसेप्ट है क्या है? दो कंसेप्ट पे काम करेंगे हम। एक है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल राइट साइड फोर्स, हॉरिजॉन्टल राइट साइड फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड फोर्स। ठीक है, जो जो फोर्स राइट साइड एक्ट कर रहा है वो लेफ्ट साइड के फोर्स के द्वारा बैलेंस होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है वर्टिकली अपवर्ड फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, देन द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। और जो जो फोर्सेस इंक्लाइंड डायरेक्शन में, इस तरह कुछ इंक्लाइंड फोर्सेस है, तो उनको हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उनका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, जैसे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने किए थे। अगर ये F है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा F cos थीटा, और ये हो जाएगा F sin थीटा। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज करके वो जो इंक्लाइंड फोर्सेस जितना है उनको सभी हमें रिजॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद ये दोनों कंसेप्ट यूज करेंगे, दोनों फार्मूला। हॉरिजॉन्टल देखेंगे राइट कितना फोर्स है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट फोर्स देखेंगे, वर्टिकल अप फोर्स को वर्टिकल डाउन से बैलेंस करेंगे, इक्वेशन क्रिएट होगा। सॉल्व करने से जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही है कंसेप्ट, बहुत ही आसान है, कुछ करके बात नहीं है।
तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं एनसीईआरटी का। तो ये देखिए एग्जाम्पल 5.6 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि क्वेश्चन में दिया है कि सी इन द फिगर 5.8 mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 मीटर from the ceiling। ठीक है, एक सीलिंग से यहाँ पर एक सीलिंग सपोज है, सीलिंग से मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड। यहाँ पर जो मास का वेट दिया हुआ है, सॉरी मास इज नॉट 2 kg, मास इज 6 kg एंड द रोप्स लेंथ इज गिवन 2 kg। ठीक है, 2 मीटर, लेंथ इज 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। तो क्वेश्चन में क्या क्या है कि फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट पी। यहाँ पर एक फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है 50 न्यूटन का। तो पहले फिगर इस तरह था, अभी फिगर चेंज होके ये वाला फिगर हो जाएगा। ठीक, पर जिस तरह फिगर दिया हुआ है उसी तरह हो जाएगा। देन व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम आने के बाद वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। फिर से डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं एंगल इंडिकेट कर। देखिए देखिए यहाँ पर when 50 Newton force is acting, the figure will look like this। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा 6 kg और इस पॉइंट में 50 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग एंड द एंगल अबाउट which the question is asking is this angle theta you have to find। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टेंशन हमने ले लिया टी, जो इसका वैल्यू गिवन नहीं है, टेंशन टी। और यहाँ पर देखिए वेट यहाँ पर कितना रहेगा, 6 kg मास है, तो 6g या फिर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 60 न्यूटन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ऑलरेडी 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल में है, 60 न्यूटन वर्टिकल में है। तो मैंने बताया था कि जो फोर्स हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल नहीं होगा या फिर कुछ ऐसे इंक्लाइंड डायरेक्शन में होगा तो उसका क्या करना चाहिए, उसका रिजोल्यूशन करके उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा। तो यहाँ पर टेंशन का मैंने कंपोनेंट निकाला। देखिए ये दोनों कंपोनेंट है, ये एंगल अगर थीटा है तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा टी साइन थीटा। ठीक है, तो अभी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड फोर्स कितना है, देखिए टी साइन थीटा है लेफ्ट साइड फोर्स, इक्वल टू हॉरिजॉन्टल राइट साइड फोर्स कितना है, 50 न्यूटन है। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स देखिए टी कॉस थीटा है और वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 60 न्यूटन है। ये हो गया हमारा डाउनवर्ड फोर्स। तभी ये दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे तभी तो थीटा आ जाएगा आराम से। टेन थीटा आ गया हमारा टी बाई 60 और टेन थीटा इक्वल टू 5/6 या फिर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 5/6 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 40 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस तरह आज हमने टेंशन के बारे में डिस्कस किया, टेंशन क्या है, टेंशन फोर्स क्या है और उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको उसके बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद हमने एलिवेटर के प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस किया। एलिवेटर में जब हम अपवर्ड जाते हैं उसके में जो अपरेंट वेट वो इंक्रीज होता है, डाउनवर्ड आने से अपरेंट वेट डिक्रीज होता है। और अभी हमने कंकरेंट इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, और उसका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी सॉल्व किया। तो अच्छे से वीडियोस के नोट्स को बनाइए, अच्छे से पढ़िए और थोड़ा इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।